चलिए आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। न्यू टॉपिक है डेट इज़ द वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल को, उससे रिलेटेड उसका पीएच चार्ट्स देखे थे। देन हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व किए थे। That was the ideal vapor compression cycle. Today we will discuss the ideal vapor absorption cycle. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हमने प्रॉब्लम्स किए थे वो भी आइडियल से रिलेटेड थे। आफ्टर स्टडिंग द आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हम प्रैक्टिकल कंप्रेशन साइकिल की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिकल कंप्रेशन साइकिल उससे न्यूमेरिकल्स और जो जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा होगा इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन है हमारे पास सबसे पहले। देन व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। देन वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल आर आल्सो कॉल्ड द इंटरमिटेंट वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। सो व्हाट इज मेंट बाय द इंटरमिटेंट एब्जॉर्प्शन साइकिल, हम उसको देखेंगे। देन देयर विल बी अ कंपैरिजन बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड कंप्रेशन साइकिल। और फिर हम कुछ सिस्टम्स देखेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन के, जिसमें हमारे पास दो सिस्टम है, वाटर अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल क्या होता है बेसिकली? हमारे पास वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या था, दैट इज द मैकेनिकल ऑपरेटेड साइकिल। मैकेनिकल ऑपरेटेड का क्या मतलब था कि हमारे पास वहां पे, अगर थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करें, देयर इज अ कंप्रेसर, evaporator, expansion valve एंड कंडेंसर। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो compressor था, this is the source of the work input and this source of the work input is mechanically driven, that's why it is called the mechanical operated cycle. बट इन वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हमारे पास, हम यहाँ पे इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हैं विद सम हीट ऑपरेटेड थर्मल एनर्जी ड्रिवन सिस्टम। अब वो हीट ऑपरेटेड थर्मल एनर्जी सिस्टम में क्या हो सकता है? सोलर हो सकता है, वेस्ट हीट हो सकती है, या कोई भी हमारे पास रेजिडुअल हीट है, उसको हम उस फिनोमिना को यूटिलाइज करेंगे टू कंप्रेस द लिक्विड, टू पंप द लिक्विड अप टू द कंडेंसर प्रेशर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हीट ऑपरेटेड और द थर्मल एनर्जी ड्रिवन सिस्टम। अच्छा, अब वेपर कंप्रेशन के अंदर बेसिकली कंप्रेसर जो था वो क्या कर रहा था? पंप कर रहा था वेपर्स को। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? हम वेपर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं बाय सम मीन्स इनटू द लिक्विड फॉर्म। तो जो पंपिंग होता है, पंपिंग का क्राइटेरिया है कि हमें इंस्टेड ऑफ वेपर्स यहाँ पे लिक्विड्स को पंप करना होता है वेपर एब्जॉर्प्शन के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेट एब्जॉर्प्शन सिस्टम, बी हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे लिक्विड्स को हमने वेपर्स को किसके साथ रिप्लेस कर दिया? लिक्विड के साथ। अच्छा, उसके बाद वो बताता है कि वेपर कंप्रेशन जो है हम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैव आल्सो बीन कमर्शियलाइज्ड एंड आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन since these systems run on low grade thermal energy. अच्छा, अब हम बात करते हैं जब थर्मल एनर्जी की। बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी, वन इट कैन बी द हाई ग्रेड थर्मल एनर्जी, और सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी आती है दैट इज द लो ग्रेड थर्मल एनर्जी। अब हाई ग्रेड थर्मल एनर्जी क्या है? हमारे पास बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमारे पास दो चीजें होती है, वन इज द वर्क एंड सेकंड वन इज द हीट। अब वर्क को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को सॉरी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। तो वर्क हमारे पास क्या है? डेट इज द हाई ग्रेड एनर्जी, और हीट हमारे पास क्या है? डेट इज द low grade energy. So it means the type of energy, thermal energy, that is easily convertible into any other form is called the high grade thermal energy. While जो low grade thermal energy है, जिनको convert करने के लिए into useful form हमें वहाँ पे there are required a number of processes, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? low grade thermal energy कहते हैं। That's why high grade thermal energy क्या होती है? वो expensive means होते हैं एनर्जी के। low grade thermal energy जो है वो हमारे पास लो
लो कॉस्ट होते हैं थर्मल एनर्जी के हमारे पास एसेस कंपोनेंट्स हैं। अब हमारे पास लो ग्रेड थर्मल एनर्जी के अंदर अगर हम बात करें, लेट्स से एक बॉयलर लगा हुआ था या एक पावर प्लांट लगा हुआ था, पावर प्लांट का जो एग्जॉस्ट है वो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर है। अब वो हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट को अगर हम एटमोसफेयर में थ्रो कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो वेस्टेज है। तो हम क्या करते हैं, उस हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट को, उस हाई टेम्परेचर हीट को अगर फर्दर यूटिलाइज कर लें टू रन एन अदर सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द लो ग्रेड थर्मल एनर्जी। अब उसको पहले हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, उस एग्जॉस्ट में से अननेसेसरी कंपोनेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा, देन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू वन फॉर्म, देन उसकी सेकंड कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगी। सो इट रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द low grade thermal energy. But this type of thermal energy is easily available and has cheap as compared to the high grade thermal energy. इस वजह से जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है वो ऑपरेट करती हैं लो ग्रेड थर्मल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी आ जाती है, वेस्ट हीट आ जाती है, दैट्स व्हाई दे आर कंपैरेटिवली चीपर एज कंपेयर टू द वेपर compression cycle. कहते हैं since conventional absorption system use natural refrigerants such as water and ammonia, they are environment friendly. अब हमारे पास हम इसमें वाटर को भी एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर लेते हैं, इजीली अवेलेबल होता है हमारे पास और इसकी कॉस्ट भी कम होती है कंपेरेटिव टू द कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट। सेकेंडली मैम एक अमोनिया है। क्वेश्चन है मेरे पास। जी जी पूछे। मैम आपने कहा था कि जितने नंबर ऑफ हमारी प्रोसेसेस बनेंगे उतनी हमारी जो लो लो ग्रेड एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होगी। तो मैम ये यहाँ पर जितने हमारे प्रोसेस भरेंगे हमारी कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी? नहीं, बट एज कम्पेयर टू अब कंप्रेसर को रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कंपैरेटिवली वो एनर्जी जो कि हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है उसकी कन्वर्जन इज उसको मतलब उसकी जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड करनी पड़ी है कंप्रेसर को एज अ वर्क इनपुट, क्योंकि वो एनर्जी हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है ना, हमें उसके पीछे बैक एंड पे वो हमने उससे वर्क ले लिया है, वो हमारा एग्जॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। डेट्स वाई हमारे पास उसके हम हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमने वेस्ट से मैक्सिमम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो हमें चीपर होगी एज कम्पेयर टू कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें कंप्रेसर को टू रन अ कंप्रेसर टू प्रोवाइड द ओके। वर्क इनपुट। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि सिंस कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो होते हैं वो नेचुरल रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, जिसमें वाटर को भी हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं और अमोनिया को भी। अमोनिया जो होता है वो स्लाइटली टॉक्सिक होता है, बट वाटर जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, चीपर है एज कम्पेयर टू द रेफ्रिजरेंट्स ऑफ द वेपर कंप्रेशन साइकिल। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की। अगर बेसिक प्रिंसिपल की हम बात करें तो हमारे पास ये जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो बेस कर रहा है लॉज ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, हमारे पास सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। वो क्या कंपोनेंट है, वन इज द सल्यूट, सेकेंड वन इज द सॉल्वेंट। अब सल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास दो कंपोनेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज द डिसॉल्विंग मीडियम जिसके अंदर सल्यूट डिसॉल्व होता है या वो मीडियम है। और सल्यूट क्या है, सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिसॉल्व। सब्सटेंस जिसने सॉल्व सब्सटेंस वो है, सोल्यूट वो सब्सटेंस है जिसने किसमें डिसॉल्व होना है, सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, डिसॉल्विंग मीडियम है। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। अच्छा, अब सोल्यूट के बेस के ऊपर सब्सटेंस जो होता है जिसने डिसॉल्व होना था, इट कैन बी ऑफ टू टाइप। वो सोल्यूट जो है वो वॉलेटाइल हो सकता है और इट कैन बी द नॉन नॉन वोलेटाइल। वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, बेसिकली ये आगे फर्दर कॉपरेट करते हैं वेपर प्रेशर के अंदर। अगर तो सोल्यूट वॉलेटाइल है, सोल्यूट वॉलेटाइल है इसका क्या मतलब है कि सोल्यूट दैट हैज अ वेपर प्रेशर, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो उसका अपना एक वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के अंदर। इट मींस मेरे पास जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, it will be the sum of the vapor pressure of the solute and each of the solvent and each of the solute. तो in case of a volatile solute
जो वेपर प्रेशर होगा इट विल बी द सम ऑफ द ईच ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। अच्छा, अगर सब्सटेंस जो है वो नॉन वोलेटाइल होगा, अगर सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल है तो इट मींस उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, अबव द सॉल्यूशन कंटेनिंग द सॉल्यूट डज नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ओन। इट मींस हमारे पास वहां पे जो सॉल्यूट का वो वेप कहते हैं टोटल प्रेशर होगा exerted over the solution will almost be equal to the vapor pressure of the solvent only। तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, that will be the solvent only। सो यही दो कंपोनेंट्स हैं, यही दो प्रिंसिपल हैं जिनको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। अच्छा, अब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट बन मिलकर सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूशन फर्दर इट कैन बी अ वीक सोल्यूशन और इट कैन बी अ रिच सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमने वेपर प्रेशर डिफाइन कर दिया कि हमें सब्सटेंस अगर वोलेटाइल ले रहे हैं तो उस केस में हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होगा, सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और अगर नॉन वोलेटाइल है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि अब हमने कौन से टाइप का सब्सटेंस लेना है, आइदर हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो या जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल होना चाहिए या फिर नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन, हमारे पास रिच सोल्यूशन होना चाहिए या फिर वीक सोल्यूशन होना चाहिए। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती जाएगी तो सोल्यूशन क्या होता जाएगा, रिच होगा या वीक होगा? हाँ जी, मुझे बताएं, रिच होगा या वीक होगा? रिच होगा। वीक होगा। रिच होता है सल्यूट रिच की, होगा। नॉट सॉल्वेंट। सल्यूट रिच जितना होगा। ज्यादा होता जाएगा तो हमारा सोल्यूशन क्या होता जाएगा, डेट विल बी अ रिच सोल्यूशन। अगर सल्यूट सॉल्वेंट ज्यादा होता जाएगा तो सोल्यूशन क्या होता जाएगा, डेट विल बी द वीकर सोल्यूशन। तो वीक। अगर सॉल्व हमारे पास सोल्यूशन वीक होगा तो इट मींस इट हैज एन एफिनिटी टू कैच द सोल्यूट पार्टिकल्स, उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा और सोल्यूशन क्या होता जाएगा, डेट विल बी कन्वर्ट इनटू द रिच सोल्यूशन। तो ये 2 से 3 पैरामीटर हमारे पास आते हैं जिनको हम यूज करेंगे फॉर ए वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि सोल्यूट की क्या होना चाहिए, 2 तरह का हो सकता है, सोल्यूशन भी 2 तरह का हो सकता है। अब सिस्टम के लिए, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें से जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है दैट इज द स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, रेफ्रिजरेंट जो है इट शुड बी वेरी स्टेबल। रेफ्रिजरेंट जो है वो स्टेबल होना चाहिए डेट सो डेट वहां पे क्या फॉर्म हो सके, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन फॉर्म हो सके। अगर रेफ्रिजरेंट स्टेबल नहीं होगा तो वो वहां पे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो है वो फॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट्स। ये पॉइंट आगे भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम साइकिल को डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है बिटवीन द टू सब्सटेंस, जो हमारे पास सब्सटेंस ले रहे हैं जो कि वहां पे हमारे पास एक अब्सॉर्बेंट होगा और एक हमारे पास सोल्यूट होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए देयर शुड बी अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस नहीं होगा तो आगे जब हम वहां पे एब्जॉर्बर के बाद जब जनरेटर में हीट सप्लाई करेंगे तो वहां पे जो हमें कंडेंसेट चाहिए था, रेफ्रिजरेंट चाहिए था, वो वेपोराइज होने के साथ साथ क्या होगा, जो सोल्यूशन था वो भी वेपोराइज हो जाएगा। तो ये पॉइंट आगे जाके मैं और एक्सप्लेन करूंगी कि बॉइलिंग पॉइंट 2 कंपोनेंट्स का लार्जर हमारे पास क्यों रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, अब बेसिक प्रिंसिपल अगर देखें, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें हमारे पास इनिशियल कंडीशन की बात करें तो हमने 2 वेसल्स ली हैं। एक वेसल के अंदर क्या लिया है, वाटर, और एक वेसल के अंदर हमने लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन लिया 50% बाय मैस। दोनों को रूम टेम्परेचर पे रखा और इस टाइम रूम का टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर भी 30 के ऊपर है और लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन भी 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इन बिटवीन 2 वेसल ये जो वेल्व है इसको हमने क्लोज रखा हुआ है। अच्छा, अब जब हमने स्टीम टेबल देखा तो स्टीम टेबल के कोरस्पॉन्डिंगली जब वाटर का वेपर प्रेशर 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी वाटर का जो टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो सैचुरेशन प्रेशर आता है दैट इज द 4.24 किलो पास्कल।
तो इट मींस व्हेन अ वेपर प्रेशर इज 4.24 किलो पास्कल, तो वाटर कितने प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. सो दिस इज द सैचुरेशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस. कोरस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन प्रेशर कितना आ गया, 4.24 किलो पास्कल हमारे पास आ गया. इसी तरह सोल्यूशन चार्ट में से जब हमने देखा लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन के लिए 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंड 50% बाय मास के ऊपर, तो जो वेपर प्रेशर आता है लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन का, दैट इज द 1.22 किलो पास्कल. ये हमने दोनों टेबल से ले लिए. इनिशियली वेल्व क्या है यहाँ पे, क्लोज है. अच्छा, अब क्या होता है जब हम वेल्व को ओपन करते हैं, जैसे ही वेल्व को ओपन करेंगे तो क्या होगा, इस साइड पे प्रेशर ज्यादा है, ए वेसल के अंदर प्रेशर बी, वेसल बी के अंदर प्रेशर कम है. ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस वाटर जो है वो इस वेल्व में से कहां पर आना शुरू हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन की तरफ आना शुरू हो जाएगा. अब क्योंकि ये लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन की तरफ आ रहा है, तो अब ये क्या है, बेसिकली सोल्यूशन है, इसके अंदर एफिनिटी है कि वो वाटर वेपर्स को एक्सेप्ट कर ले. तो लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन वाटर वेपर्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा. जैसे जैसे, और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, अंटिल वेपर प्रेशर ऑफ द तुम्हें याद बोथ है ऑफ द मेरे को वेसल लिंकी विल को बी सामान सेम. लाया था मेरे पास, वेपर फेसबुक पे मैं प्रेशर ऑफ भेजता बोथ. हूँ. और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, अंटिल बोथ ऑफ द वेसल, जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, दोनों वेसल के अंदर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. अच्छा, अब हमें पता है जब प्रेशर सेम होता है, अगर प्रेशर सेम होगा तो टेम्परेचर जो होगा सोल्यूशन का वो हायर होगा देन द सॉल्वेंट. टेम्परेचर जो है सोल्यूशन का वो क्या होगा, हायर होगा देन द सॉल्वेंट. अब यहाँ पे देखें, जब हमने 1.22, अब दोनों वेसल्स के अंदर प्रेशर क्या हो गया, लेट से वो 1.22 किलो पास्कल हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो गया. जब 1.22 प्रेशर मेंटेन हो गया, स्टीम टेबल देखा, तो स्टीम टेबल पे कोरिस्पॉन्डिंग टू अ सैचुरेशन प्रेशर ऑफ 1.22 किलो पास्कल जो टेम्परेचर था, डेट इज 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर हमारे पास क्या आता है, वो आ जाता है हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस. अब कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस 10 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे वेसल के अंदर टेम्परेचर कम है, आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ से ये आउटसाइड से हीट ले लेगा, वाटर यहाँ से आउटसाइड से हीट लेके यहाँ पे कूलिंग का इफेक्ट क्रिएट कर देगा. एंड दिस कूलिंग इफेक्ट और इज नोन एज द वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, और इस साइकिल को हम क्या कहेंगे, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल. अब जब इसने यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर ली, अब जब वाटर वेपर्स यहाँ पे इस लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन का प्रोसेस क्या होता है, इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हीट रिलीज होगी, तो जो हीट रिलीज होगी सिस्टम से, डेट इज द QC, और ये जो सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रही है, डेट इज द QE. अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि अब ये प्रोसेस क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे वाटर, सारे के सारा वाटर यहाँ पे इस सोल्यूशन की तरफ आ जाएगा, वेसल बी की तरफ आ जाएगा. तो जब ये वेसल बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्दर कोई वाटर वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. वाटर के कॉन्टेंट्स यहाँ पे सारे के सारे कहाँ पर आ गए, इस वेसल बी के अंदर आ गए. तो डेट्स वाई इस तरह का जो प्रोसेस है, जो हमारे पास दो वेसल्स के ऊपर बिल्ट हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट रेफ्रिजरेशन. इंटरमीडिएट रेफ्रिजरेशन system, and this is the complete cycle. Vapor absorption cycle है, तो that's why it is called the intermittent vapor absorption cycle. यहां तक क्लियर है सबको, क्लास यहां तक क्लियर है सबको? यस यस मैम. मैम. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब सारे के सारे वाटर वेपर्स तो यहाँ पे आ गए. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन क्या बन जाएगा, क्योंकि वाटर के कंटेंट ज्यादा हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो गया, वीक हो गए. अब हमने दोबारा से इस सोल्यूशन को क्या करते हैं, हम यहाँ से जो वाटर है उनको कंडेंस करते हैं और दोबारा से इस वेसल ए के अंदर लेके आते हैं. तो वो प्रोसेस जिसमें दोबारा से वाटर के जो वेपर्स हैं उनको कंडेंस करके वेसल ए के अंदर लेके आते हैं, तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द रीजनरेशन. सो रीजनरेशन का प्रोसेस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू मेक द वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल कंटिन्यू. अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जाती है. लेट्स से द amount of heat supplied is weak lithium bromide solution को, that is the QG.
जब क्यू जी हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर्स जो है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। वेपर्स में कन्वर्ट होके ये अपवर्ड मूव करेगा और ये कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, दोबारा से वेसल ए के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, बाकी अगेन लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन रह जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रही थी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू सब्सटेंस। अगर तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का और वाटर के जो वेपर्स हैं दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तो जब वाटर पे हम हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर के वेपर्स बनने के साथ साथ लिथियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में से भी वहां पे वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे और वो यहाँ से वेसल ए के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वी ओनली वांट टू कन्वर्ट वाटर इनटू द वेपर फॉर्म, नॉट द लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन। दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन दीज टू, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है हमारे पास, या सोल्यूशन और जो सॉल्वेंट है, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ लार्जर डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास, मैंने इसलिए वहां पे मैम ये बात की थी समझ कि नहीं है। मैंने अभी बताया कि हमारे पास अगर बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे देखें वाटर, अब बेसिकली यहाँ पे क्या लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन है प्लस वाटर है, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे टू कंडेंस द वाटर अगेन इनटू द वेसल ए, तो क्या होगा, लिथियम ब्रोमाइड के भी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेटा नियरली अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू ईच अदर। इस वजह से इन दोनों का बॉइलिंग, जो एब्जॉर्बेंट है और जो रेफ्रिजरेंट है, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देयर शुड बी अ लार्ज डिफरेंस, सो दैट रेफ्रिजरेंट जो है वही कन्वर्ट हो वेपर्स के अंदर, जो एब्जॉर्बेंट है जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट आके एब्जॉर्ब हो रहा है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट ना हो। इस वजह से दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है ये पॉइंट? मैम 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 ये इसका जो मतलब राइट ये। साइड पे वेसल है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कौन सी वाली या? वेसल? ये मैम ये रेड वाले जहाँ पे एरो है। ये वाली वेसल आप कह रहे हो, बी वेसल, बी? यस, यस मैम। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, कब होगा, जब वाटर जो है इस लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन के अंदर आके ऐड होना शुरू हो जाएगा। ओके मैम। तब कुछ ऐड हो रहा है ना, एफिनिटी या सोल्यूशन, सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट हैज एफिनिटी टू एक्सेप्ट द वाटर, वो वाटर वेपर्स को एक्सेप्ट करने की उसके अंदर 50% बाय मास है। यस मैम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा। क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको? मैम नेक्स्ट स्लाइड पे भी चाहिए। जी मैम यहाँ पर अब जो वेपर्स हम दोबारा रीजनरेट कर रहे हैं, उसका मतलब ये जो बिल्कुल। लिथियम ब्रोमाइड है उसका हमने बॉइलिंग जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। थोड़ा सा लाउड बोले, मुझे क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बोलें प्लीज। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अब यहाँ से हम वेपर्स रीजनरेट कर रहे हैं, तो जो लिथियम ब्रोमाइड है उसका हमें बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फिर ही एक लिथियम ब्रोमाइड डिफरेंस का है। नहीं, हमने हीट सप्लाई की है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, एक लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन पड़ा हुआ है और एक वाटर पड़ा हुआ है। वाटर वेपर। जब हमने यस। हीट सप्लाई की है तो अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है तो हम हीट इस रेंज में सप्लाई करें कि सिर्फ वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो, लिथियम ब्रोमाइड ठीक। सोल्यूशन के इफेक्ट ना हो। इसीलिए हम कह रहे थे कि दोनों का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। अगर तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही रेंज में लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, जब वाटर हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो साथ ही लिथियम ब्रोमाइड के भी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। यस। ठीक है, इसी वजह से मैंने पहले बताया सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कि तब, अब ये जो लिथियम ब्रोमाइड है दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेंट, और ये हमारे पास क्या, दिस इज द रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। क्लास क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो टेम्परेचर ग्राफ है, ये मैं आपको फर्दर आगे डायग्राम के बाद एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास तीनों टेम्परेचर किस तरह, कौन सा टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए अगेन हम थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, दोबारा से सिस्टम को किस कंडीशन पे लेके आएंगे, वाटर को 30 पे, और ये सारा लेके आएंगे 4.24 किलो पास्कल, ये भी प्रेशर लेके आएंगे और दोबारा से वही सिस्टम जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो जब हम रीजनरेशन का प्रोसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रोसेस साइकिल जो है इंटरमिटेंट से हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वी विल कन्वर्ट द साइकिल इनटू द कॉन्टिन्यूअस साइकिल। अच्छा, अब इस सारे प्रिंसिपल को हम अब अप्लाई करने लगे हैं ऑन टू द साइकिल। अब देखिए हमारे पास, मैं पहले आपके सामने दोनों साइकिल्स बने हुए, वेपर कंप्रेशन साइकिल भी और वेपर
एब्जॉर्प्शन साइकिल भी है। कंप्रेशन के अंदर देखिए हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है, वी हैव अ कंडेंसर, evaporator, both are the heat exchanger, there is a expansion device and compressor। क्या होता था, evaporator से रेफ्रिजरेंट के वेपर्स आते थे, रेफ्रिजरेंट के वेपर्स आते थे। यहाँ पे ये बात ख्याल रखनी है, हमने क्या बात की, वेपर्स की। रेफ्रिजरेंट वेपर्स को हम कहाँ करते थे, कंप्रेसर में। कंप्रेसर को हम वर्क इनपुट प्रोवाइड करते थे, कंप्रेसर उनको पंप करता था कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता था, हीट रिजेक्ट होती थी एटमॉस्फेयर में। वो जब हीट रिजेक्ट होती थी तो कंडेंसेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, लिक्विड में। वो लिक्विड का प्रेशर स्टिल हाई होता था क्योंकि जस्ट हीट एक्सचेंज होकर फेज चेंज हुई है ना, उसके प्रेशर में चेंज नहीं आया। तो इस प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए हम क्या यूज करते थे, एक्सपेंशन डिवाइस यूज करते थे। यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप करके हम दोबारा से कहाँ पे ले आते थे, एवेपोरेटर में ले आते थे। तो दिस इज द कंप्लीट वेपर compression cycle। मैम अब ये एक्सपेंशन डिवाइस है, ये असल में थ्रॉटलिंग डिवाइस। it is a throttling device, exactly। now अब इस absorption cycle में हमने क्या किया, we have to replace this compressor with this complete system। इस compressor की जगह पे हमने 4 सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए हैं। first one is the absorber, second one is the expansion device, third one is the generator and fourth one is the pump। कंप्रेसर के कंपैरिजन में, रिप्लेसमेंट में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आए हैं, एब्जॉर्बर, एक्सपेंशन डिवाइस, जनरेटर एंड द पंप। अब देखें क्या होगा, अब एवेपोरेटर है, एवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट के वेपर्स कहां पर आएंगे, एब्जॉर्बर के अंदर आएंगे। एब्जॉर्बर के अंदर क्या पड़ा होगा, ऑलरेडी वीक सोल्यूशन पड़ा होगा। वीक सोल्यूशन है, एफिनिटी है कि एब्जॉर्बर इन रेफ्रिजरेंट वेपर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट के क्या बन गया, हमारे पास वेपर्स आए हैं, ऊपर से जनरेटर से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सपेंशन डिवाइस। जनरेटर से सोल्यूशन जो है, वीक सोल्यूशन जो है वो नीचे आ रहा है कॉन्टिन्यूसली। अब यहाँ से जो हमारे पास एब्जॉर्बर के अंदर ये वेपर्स मिले हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ये लिक्विड को हम क्या करेंगे, पंप करेंगे by using the pump। अब यहाँ पे जो हम पंप कर रहे हैं that is the liquid। अब आप देखो वेपर्स और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लिक्विड है। वेपर्स को पंप करने के लिए हमने कंप्रेसर लगाया हुआ था, लिक्विड को पंप करने के लिए हमारे पास पंप लगा हुआ है। हमें पता है वर्क किसके इक्वल होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर्स का क्या होता है, मुझे पता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड, इट मींस वर्क जो है कंप्रेसर के केस में ज्यादा रिक्वायर्ड होगा एज कम्पेयर टू द वर्क रिक्वायर्ड इन द पंप। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा वर्क इनपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुए, क्लास? ये पॉइंट क्लियर हुए सबको? वर्क जनरेटर का डिक्रीज हो जाएगा, जनरेटर का नहीं, मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर के केस में हमने वेपर्स को पंप करना है, कंप्रेस करना है। वेपर्स का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होने का क्या मतलब है कि वर्क इनपुट ज्यादा रिक्वायर्ड है, ऐसे ही। यस मैम। इस केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में, जब यहाँ पे सोल्यूशन बन गया, अब हमने सोल्यूशन को पंप करना है। जब हम सोल्यूशन को पंप कर रहे हैं तो बेसिकली दैट इज अ लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है तो वर्क भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके कम हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमने पंप लगाया, पंप से हमने सोल्यूशन को पंप किया, किसकी तरफ पंप करना है, जनरेटर की तरफ। ये रिच सोल्यूशन आ गया जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर कौन सा सोल्यूशन आया, रिच है। जनरेटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब रिच सोल्यूशन आया तो हम उसको एक हीट सप्लाई करेंगे, कितने टेम्परेचर के ऊपर, TG टेम्परेचर के ऊपर, और जो हीट सप्लाई कर रहे हैं दैट इज द QG। जब हीट सप्लाई की तो यहाँ से क्या होगा, वाट जो रेफ्रिजरेंट है उसके वेपर्स बन जाएंगे। रेफ्रिजरेंट वेपर्स बन के किस में चला जाएगा, कंडेंसर में। और जो वीक सोल्यूशन है उसका प्रेशर ज्यादा था, और एक्सपेंशन डिवाइस लगा के हमने प्रेशर कम किया, प्रेशर कम करके वो वापस किस में आ गया, एब्जॉर्बर के अंदर आ गया। क्लास से पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? क्लास ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। 20 स्टूडेंट्स में से मुझे सिर्फ एक की आवाज आ रही है। यस मैम। मिस ये वीक सॉल्यूशन वाला जो पॉइंट आप कह रही है ना कि एक्सपेंशन डिवाइस से आ रहा है, मिस वो नहीं सही क्लियर हो रहा है। अच्छा, मैं दोबारा बता रही हूँ। एवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट के वेपर्स कहाँ पर आए, एब्जॉर्बर के अंदर। एब्जॉर्बर के अंदर क्या पड़ा हुआ था,
वीक सोल्यूशन पड़ा हुआ था। वीक सोल्यूशन का क्या मतलब है कि वो इन वेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिच सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस रिच सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पंप जनरेटर की तरफ पंप कर देंगे। क्लियर है ये पॉइंट? अब यस मैम। जनरेटर के अंदर क्या आ गया, रिच सोल्यूशन आ गया जो कि हमने पंप किया है। अब रिच सोल्यूशन है, हमें यहाँ से क्या रिक्वायर्ड है, रेफ्रिजरेंट को हमने सेपरेट करना है एब्जॉर्बेंट से। क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे क्यू जी एट टेम्परेचर टी जी के ऊपर। जब हीट सप्लाई करेंगे तो रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर्स बन के कहाँ पे चला जाएगा, कंडेंसर में। जब रेफ्रिजरेंट यहाँ से वेपर बन के चला गया तो सोल्यूशन दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द वीक सोल्यूशन। अब वो वीक सोल्यूशन का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ये प्रेशर, हाई प्रेशर पंप किया ना, पंप करने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया, बट एब्जॉर्बर का प्रेशर क्या है, लो है। तो हमने प्रेशर रिड्यूस करना है, और हमें पता है प्रेशर रिड्यूस करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज द एक्सपेंशन डिवाइस। हमने यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस लगाई, एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर रिड्यूस हुआ, प्रेशर रिड्यूस होकर वो सोल्यूशन कहाँ पे आ गया, दोबारा से एब्जॉर्बर के अंदर आ गया। मैम ये क्लियर है ये? पंप, एक क्वेश्चन है मैम, ये पंप को वर्क इनपुट इलेक्ट्रिक देना पड़ेगा मैम? जाहिर सी बात है, वर्क इनपुट हमारे पास वही होता है, इलेक्ट्रिक वर्क इनपुट ही देना पड़ेगा। आपके घरों में पंप मोटर्स नहीं लगी हुई, आप कैसे देते हो, हाथ से तो नहीं ना चलाते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है। हाँ जी, बट एज कम्पेयर टू कंप्रेसर, मैंने पहले क्लियर किया है, कंप्रेसर के कंपैरिजन में पंप का वर्क कम है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो गया है। पंप और कंप्रेसर को आप किस तरह मेजर करते हो, उसकी कैपेसिटी के बेस में ना। जब कैपेसिटी कम होगी है तो वर्क इनपुट भी कम हो जाएगा। क्लास क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक सबको? मैम ये जो इवेपोरेटर पे इधर भी वो कूलिंग इवेपोरेटर पे ये साइकिल मैम, इसका पीएच भी, पीएच चार्ट भी मैम आप ड्रा करना चाहेंगे अभी? बेटा पहले साइकिल तो समझ लो, पीएच चार्ट तो भी दूर की बात है, पहले साइकिल तो कर लो। ओके मैम। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस मैम। अच्छा, अब कंडेंसर में वेपर्स आए हैं, रेफ्रिजरेंट वेपर्स कंडेंसर में आ गए हैं। कंडेंसेट जो है हीट एक्सचेंज होगी एटमॉस्फेयर के साथ, हीट रिजेक्ट कर देंगे क्यू सी या टी नोट, और यहाँ से कंडेंसेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन इनटू द लिक्विड फॉर्म। उस लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, उस लिक्विड प्रेशर को हम दोबारा से कहाँ पंप करेंगे, एक्सपेंशन डिवाइस में प्रेशर कम होगा, और वो दोबारा से किस में आ जाएगा, रेफ्रिजरेंट वेपोरेटर में। वेपोरेटर से फिर हीट लेगा और ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो दिस इज द वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। क्लास दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? नो मैम। दोबारा देख लें अगर रिपीट करने की। मैं दोबारा से एक बार साइकिल रिपीट कर देती हूँ। मुझे बता दें, अदरवाइज मैं साइकिल दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यस मैम, रिपीट कर दें काइंडली। मैम ये मैं एब्जॉर्बर से आगे का प्रोसेस है मैम, ये अब मैं कंप्लीट साइकिल दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास एवेपोरेटर के अंदर क्या आया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट था। रेफ्रिजरेंट ने हीट ली, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। वो रेफ्रिजरेंट के वेपर्स किस में जाएंगे, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर के अंदर ऑलरेडी वीक सोल्यूशन पड़ा हुआ था। अब वीक सोल्यूशन होने की वजह से उसके अंदर एफिनिटी है कि वो रेफ्रिजरेंट वेपर्स को एक्सेप्ट कर लें। जब वो रेफ्रिजरेंट वेपर्स को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हीट रिलीज होगी QA एट टेम्परेचर T नोट। अब जब वो रेफ्रिजरेंट वेपर्स सोल्यूशन के साथ मिले तो ये सोल्यूशन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, रिच सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। इस रिच सोल्यूशन को पंप करेंगे, ये पंप लगा हुआ है, पंप करेंगे, और वर्क इनपुट पंप का क्या है, दैट इज द WP। किस प्रेशर तक पंप करना है, अप टू द जनरेटर प्रेशर। जनरेटर के अंदर अब सोल्यूशन जो आया दैट इज द रिच सोल्यूशन। अब यहाँ से हमने रेफ्रिजरेंट को सेपरेट करना था। सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, उसको QG हीट सप्लाई किए एट टेम्परेचर TG के ऊपर। रेफ्रिजरेंट के वेपर्स बन के किस में चले गए, कंडेंसर में। अब यहाँ पे जब रेफ्रिजरेंट के वेपर्स कंडेंसर में चले गए, कंडेंसर ने क्या किया, आगे हीट एक्सचेंज किया एटमॉस्फेयर के साथ। कंडेंसर वेपर्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड के अंदर। अब वो लिक्विड का, क्योंकि कंडेंसर क्या है, इज जस्ट अ हीट एक्सचेंजर दैट इज यूज्ड टू
चेंज द फेज ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम की फेज चेंज हुई है, वो वेपर से लिक्विड फॉर्म में आ गया है, बट स्टिल इट हैज अ वेरी हाई प्रेशर। उस प्रेशर को कम करने के लिए वी हैव टू यूज द एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस ने क्या किया, प्रेशर को ड्रॉप किया है, आल्सो टेम्परेचर का फर्दर रिड्यूस किया है, और उसको वो दोबारा किस में आ गया, एवेपोरेटर के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे जनरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट तो कंडेंसर में चला गया था, अब बाकी क्या रह गया था, वीक सोल्यूशन। वीक सोल्यूशन जो है उसने कहाँ पे वापस आना है, एब्जॉर्बर के अंदर वापस आना है। वो एब्जॉर्बर के अंदर वापस कैसे आएगा, उसका प्रेशर ज्यादा है, एब्जॉर्बर का प्रेशर कम है। अगेन यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू यूज द एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस यूज की, एक्सपेंशन इसका डिवाइस ने प्रेशर ड्रॉप किया, और वो वीक सोल्यूशन कहाँ पे आ गया, एब्जॉर्बर के अंदर आ गया। इसी तरह ये साइकिल जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। अब पंप के केस में हम लिक्विड यूज करते हैं, कंप्रेसर के केस में वेपर्स थे, वेपर्स का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से वी हैव टू यूज अ कंप्रेसर ऑफ ए लार्जर कैपेसिटी, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा वर्क इनपुट। बट इन केस ऑफ ए पंप, ड्यू टू द liquid there is a smaller specific volume, and due to the smaller specific volume the required work input will be reduced, and the overall work input that will be much lesser as compared to the compressor. So this is called the vapor absorption cycle, that is operate thermally, while the vapor compression cycle is operate mechanically. क्लास यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। मैम अच्छा, अब मैं अगर इसकी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ, कैन आई ड्रॉ लाइक मेरे पास क्या है, जनरेटर है। जनरेटर कितने टेम्परेचर के ऊपर है, TG टेम्परेचर के ऊपर है। हीट जो सप्लाई कर रहे हैं जनरेटर को, डेट इज द QG। जनरेटर के साथ मेरे पास क्या लगा हुआ है, नीचे एब्जॉर्बर है। एब्जॉर्बर कितने टेम्परेचर के ऊपर है, T0 टेम्परेचर के ऊपर है। हीट रिलीज कर रहा है QA टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, उसके बाद देखें कंडेंसर है और एवेपोरेटर है। हमारे पास वेपर कंडेंसर कितने टेम्परेचर के ऊपर है, T0 टेम्परेचर के ऊपर है। हीट रिलीज कर रहा है QC। और एवेपोरेटर कितने टेम्परेचर के ऊपर है, हम कह देते हैं, हम इसको रेफ्रिजरेशन TR कह देते हैं, TR टेम्परेचर के ऊपर है। और जो हीट ये ले रहा है डेट इज द Q एवेपोरेटर, मैंने QE का नाम दे दिया। अब देखो हमारे पास बेसिकली दो साइकिल आते हैं। ये जो साइकिल है जो कि कूलिंग प्रोवाइड करे, दिस इज द रेफ्रिजरेशन साइकिल। और ये साइकिल जिसके थ्रू हम पंप कर रहे हैं, दिस इज द पावर साइकिल। बेसिकली इसके अंदर क्या लगा हुआ है, पंप, और ये सारा का सारा पंपिंग प्रोसेस है। ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, दिस इज द कूलिंग प्रोसेस। तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल बेसिकली कंसिस्ट करता है टू साइकिल के ऊपर, वन इज द पावर साइकिल एंड सेकंड वन इज द रेफ्रिजरेशन साइकिल। इन बिटवीन हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास W आ जाता है, जो कि वर्क इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि जो पावर साइकिल एनर्जी रिसीव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए हीट QG एट टेम्परेचर TG, उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी W इन फ्रॉम द वर्क टू द रेफ्रिजरेशन साइकिल। वो किसको दे देते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल को, एंड रिजेक्ट्स अ क्वांटिटी ऑफ हीट। और बाकी जो क्वांटिटी ऑफ हीट है Q एब्जॉर्बर की फॉर्म में, वो कहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर क्या होता है, इट रिसीव्स द हीट एज द वर्क W, वो वहां से लेते हैं, एंड विद दिस पंप वो उसको क्या करता है, पंप करता है। और जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है TR, और जो रिमेनिंग हीट है उसको कहाँ पे रिजेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करता है, देता है विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसर। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। यहाँ पे आप देखें, आप टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर इन्वॉल्व है, 2 टेम्परेचर साइकिल है। एक हमारे पास जनरेटर टेम्परेचर है, एक हमारे पास रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है जो कि हमें कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन साइकिल है, इट इज आल्सो कॉल्ड द 2 टेम्परेचर साइकिल। अगर हम इसकी COP की बात करें तो हाउ वी कैन डिफाइन द COP, बेसिकली COP होती है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट जो कि Q एवेपोरेटर है, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दे रहे हैं, QG प्लस WP। हाँ जी, देखें यही है ना हमारे पास वर्क इनपुट, पंप को भी और दे रहे हैं और कुछ हीट हम ऐड भी कर रहे हैं, दैट इज द QG। तो QG प्लस WP, दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क इनपुट। सही लिखी है COP?
मैम ये दोबारा repeat कर दो। कहाँ से दोबारा बताऊं? मैम ये QE जो हमारा डिजायर इफेक्ट। क्यों ये एवेपोरेटर के अंदर जो है ना, ठीक ये है। डिजायर्ड इफेक्ट हमारे पास एवेपोरेटर के अंदर आता है ना, कूलिंग। यस मैम। मैंने लिख दिया क्यू एवेपोरेटर, और इनपुट क्या क्या दिया है मैंने, हमने पंप के थ्रू इनपुट दिए, और ये जो क्यू जी हमने ऐड किया, दिस इज द वर्क इनपुट। यस मैम। तो वो कहते हैं कि जो पंप का वर्क होता है वो बहुत निग्लिजिबल होता है, वी एज्यूम कंपैरेटिव टू दिस हीट क्यू जी। तो सीओपी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द क्यू एवेपोरेटर डिवाइडेड बाय द क्यू जनरेटर, क्यू evaporator divided by the Q generator. So this is the COP of the refrigeration vapor absorption cycle. अच्छा, अब हम बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें सीओपीज का कंप्रेशन की और एब्जॉर्प्शन की, तो कंप्रेशन की सीओपी हाई होती है एज कम्पेयर टू द वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, बट अगेन हम वेपर एब्जॉर्प्शन को प्रेफर करते हैं। क्यों? उसको हम डिफाइन करते हैं एक और टर्म की फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड द एक्सर्जी। थर्मो 2 में आपने एक्सर्जी का वर्ड पढ़ा होगा, कुछ याद है क्या होता है एक्सर्जी? एक टर्म होती है एनर्जी और एक होती है एक्सर्जी। कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज मेंट बाय एक्सर्जी? Class, can anyone define what is meant by exergy? मैम मैक्सिमम यूजेज ऑफ वर्क। मैक्सिमम यूजेज ऑफ वर्क। तो बेसिकली हमारे एब्जॉर्प्शन साइकिल के अंदर एक्सर्जी बहुत हाई होती है। एक्सर्जी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जो कि हम सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? एक्सर्जी होती है। सो इन केस ऑफ ए एब्जॉर्प्शन सिस्टम वी हैव टू यूटिलाइज द वेस्ट हीट एंड वी आर extracting the maximum work input, maximum heat from the waste heat to convert into another system. That's why the system has a high level of exergy. इस वजह से हम एब्जॉर्प्शन साइकिल की आइदर सीओपी कम होती है लेकिन उसका एक्सर्जी लेवल बहुत हाई होता है, इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। और जितने भी डीप फ्रीजर हैं उसके अंदर जो साइकिल यूज होता है दैट इज द वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। अब जिस तरह गाड़ियों के इंजन की बात करें तो हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया कि अब हम कहें कि जब हम उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा करते हैं जो बाकी पैरामीटर्स को हम इग्नोर करते हैं, तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे पास हम जब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी है, कोस्ट है, एंड देयर आर सेवरल अदर पैरामीटर दैट डिटरमाइंस द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम। इन द सेम वे इन द वेपर एब्जॉर्प्शन इन द कंप्रेशन साइकिल ओनली द COP is not the criteria. We have to define the many other parameter in which there is one parameter is the exergy. So the exergy of the vapor absorption cycle is much higher level as compared to the vapor compression cycle, because in the vapor compression cycle we are providing the extra work input, but in the vapor absorption cycle we are extracting the heat from the waste energy. That's why it has a high level of exergy. So it can be most beneficial as compared to the vapor compression cycle. यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। So there is a comparison between the compression and the absorption cycle. Compression cycle में compressor होता है जो कि बहुत noisy होता है, but in the absorption cycle there is no moving part except the pump, so that has a less it has a quiet operation as compared to the compression cycle. मूविंग पार्ट नहीं होते, मेंटेनेंस लेस रिक्वायर्ड होती है, मेंटेनेंस लेस रिक्वायर्ड होती है तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। उसके अलावा थर्मल सोर्स यूज होता है, मैकेनिकल वर्क इनपुट रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे। कंप्रेशन के केस में एब्जॉर्प्शन कैन बी बिल्ड इन कैपेसिटी वेल अबाउ 1000 टन ईच। द कैपेसिटी इज वेल अबाउ फॉर ए सिंगल कंप्रेसर यूनिट। अब देखो कंप्रेशन की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कंप्रेसर यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा कंप्रेसर ज्यादा कैपेसिटी का आप इंस्टॉल करते जाओगे उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा होता जाएगा। सो टू ओवरकम दिस हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी का एब्जॉर्प्शन के केस में कैपेसिटी का इशू नहीं है। सबसे पहले बहुत आज से इलेक्ट्रोलेक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इलेक्ट्रोलेक्स जो है बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स थे जो मार्केट्स में, कमर्शियल मार्केट्स में यूज होते थे। तो सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो इस रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रोलेक्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था।
द सीओपी ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज नॉट रिड्यूस्ड एट रिड्यूस पार्शियल लोड के ऊपर रिड्यूस नहीं होती, लेकिन अगर हम यहाँ पे सीओपी कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट सिस्टम डिक्रीजेज जैसे जैसे हम लोड को डिक्रीज करते हैं। कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम डज नॉट डिक्रीज एज मच विद द डिक्रीज इन एवेपोरेटर टेम्परेचर। वो कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन सिस्टम डिक्रीज रैपिडली विद द डिक्रीज इन द एवेपोरेटर temperature. So this is the comparison between compression and absorption system. So ये हमने जी जी मैम एक क्वेश्चन था कि आजकल जो इन्वर्टर आ जाते हैं, इन्वर्टर उसमें होता है कि वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपकी बचाते हैं, तो वो किस तरह बचाते हैं? वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एसी को कन्वर्ट करते हैं पहले डीसी में, ठीक है, उसके बाद आके इन्वर्टर मोटर लगी होती है। अब वो वहां पे देखो वो इन्वर्टर वो बेसिकली एक कॉइल के ऊपर रिले जिसे ना हम कहते हैं ना, एक रिले के ऊपर सारा का सारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है। अब वो वहां पे क्या होता है, जब वो सिस्टम एक कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए ऑपरेट करता रहता है तो वो सिस्टम अपनी ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशंस मेंटेन करता है। इन्वर्टर डजंट मीन कि आप स्टार्ट करोगे तो आपका सिस्टम इन्वर्टर के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। इन्वर्टर के ऊपर लाने के लिए उसको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे वो टाइम उसका बिल्ट इन टाइम के ऊपर आता है तो देन वो इन्वर्टर सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमारे पास उसकी जो है हम कहते हैं कोस्ट का जो भी है, फिर वो कॉन्टिन्यूस टाइम के ऊपर ऑपरेट करता रहता है तो उसकी कोस्ट कम होती है। क्यों? क्योंकि फिर वो एक एसी में ही देखिए हमारे पास वो क्या कर रहा था, बेसिकली इन्वर्टर कुछ भी नहीं, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है और आगे हमने एक इन्वर्टर मोटर लगा दी है। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें और हम किसी एक प्रैक्टिकल बंदे से पूछे, वो कहते हैं कि हम इन्वर्टर क्यों प्रेफर नहीं करते। क्यों? इन्वर्टर की अगर एक रिले खराब होती है, कोस्ट के हवाले से अगर हम बात करें, उसका अगर एक रिले में मसला आता है तो पूरा का पूरा सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ता है। बट हमें यहाँ पे जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स हैं या नॉर्मल एसीज हैं उनके अंदर ये मसला नहीं है फेस करना पड़ता। तो डेट्स वाई इन्वर्टर जो है वो जहाँ पे बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल भी कब है, जब वो लॉन्गर टाइम के लिए रन करता है। शॉर्टर टाइम के लिए इन्वर्टर जो है वो हमारे पास बेनिफिशियल नहीं है। फर्दर और बहुत से उसके इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट हैं कि इन्वर्टर का मैकेनिज्म किस तरह होता है, वो एक बहुत उसकी मतलब डिफरेंट आगे पैरामीटर्स जो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ अगर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज़ नथिंग एक्सेप्ट टू कन्वर्ट द डीसी इनटू एसी, सॉरी एसी इनटू डीसी में कन्वर्ट करके उसको हमारे पास एक कांस्टेंट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर जो है मूव करवाते हैं, बट फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड। शॉर्टर टाइम के लिए हम उसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। हाँ मैम। मैम चले उसके बाद हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है इट ऑपरेट्स ऑन टू सिस्टम्स। फर्स्ट वन क्या है, अमोनिया और वाटर सिस्टम है। सेकंड है वाटर और लिथियम ब्रोमाइड है। अमोनिया वाटर सिस्टम के अंदर अमोनिया वाटर सिस्टम अगेन वही सिस्टम है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट है। अमोनिया वेपर्स कहाँ पर आएंगे, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर उनको पंप करेगा जनरेटर में। जनरेटर मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हुआ तो इसकी वजह से। अब शो हो रही है? यस मैम। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अमोनिया वेपर्स जो हैं, अमोनिया रेफ्रिजरेंट हैं, तो रेफ्रिजरेंट के वेपर्स किस में आएंगे, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर से पंप में, पंप से जनरेटर, जनरेटर से कंडेंसर एंड ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पे एक जो मसला आता है अमोनिया वाटर सिस्टम के अंदर, वाटर क्या है, एब्जॉर्बेंट है, और अमोनिया क्या है, रेफ्रिजरेंट है। वाटर एब्जॉर्बेंट होने की वजह से यहाँ पे जब वाटर जनरेटर में जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम QG प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, कुछ वाटर वेपर्स जो हैं वो अमोनिया के साथ कहाँ पे चले जाते हैं, कंडेंसर में चले जाते हैं। जब यहाँ से वाटर वेपर्स जो हैं कंडेंसर में जाएंगे तो क्या होगा कि वो आगे फर्दर जब एवेपोरेटर में चले जाएंगे। जब एवेपोरेटर के अंदर जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा कि वो ऑलरेडी किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में होने की वजह से उनकी कैपेसिटी जो है वो एवेपोरेटर की कूलिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी वेपर में, उनके अंदर तो और एबिलिटी नहीं है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वाटर अमोनिया सिस्टम के अंदर दो और एडिशनल कंपोनेंट लगाए जाते हैं। उन कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द रेक्टिफायर एंड द एनालाइजर। अब जनरेटर के बाद एनालाइजर लगा हुआ है और एनालाइजर के बाद क्या लगा होता है,
रेक्टिफायर लगा होता है। अब ये एनालाइजर क्या है, बेसिकली इट इज अ डिस्टिलेशन पंप, इट इज अ डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम। अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, separating components from a liquid mixture। अगर एक लिक्विड मिक्सचर है तो उसके अंदर हम जब बाय यूजिंग कंडेंसेशन और बॉइलिंग, लिक्विड मिक्सचर से उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। जनरेटर के बाद क्या लगा हुआ है, एनालाइजर। एनालाइजर क्या, बेसिकली इट इज अ डिस्टिलेशन कॉलम। किस तरह ऑपरेट करता है, लेट्स से मेरे पास ये कॉलम है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जनरेटर से जो फीड है उसको इस डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर फीड करेंगे। नीचे एक बॉयलर लगा होगा जो कि इसको हीट प्रोवाइड करेगा। अब जब यहाँ से हीट आएगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ट्रेस लगी होती हैं, डिफरेंट ट्रेस लगी होती हैं। अब जब इस फिल्टर फीड टैंक को मैम, जी जी, ये ट्रेस जो है फिल्टर की होती है, दोबारा बोले, नहीं समझ आए मुझे। फिल्टर्स की ट्रे होती है मैम ये। फिल्टर्स ट्रेज हैं बेसिकली हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के ऊपर ये लगी हुई हैं। अब सबसे ऊपर क्या आ जाएंगे, वेपर्स जो है हमारे पास, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो सबसे ऊपर आ जाएंगे, और इसी तरह डिफरेंट डेंसिटी के कंपोनेंट डिफरेंट ट्रेस के ऊपर जो है वो अक्यूमुलेट होते जाएंगे। जब फाइनली हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट हैं, तो जो वाटर वेपर्स हैं उनको हम ऊपर कलेक्ट कर लेंगे, और बाकी जो हमारे पास लिक्विड होगा वो कहाँ पे रह जाएगा, नीचे बॉटम पे रह जाएगा। ये वेपर्स आगे कहाँ पे जाएंगे, आगे नेक्स्ट आते हैं रेक्टिफायर के अंदर। रेक्टिफायर इन्हें क्या करता है, फर्दर इनको डिस्टिल करता है और उसके बाद कहाँ पे भेज देता है, कंडेंसर के अंदर भेज देता है हमारे पास। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है इन केस ऑफ ए अमोनिया वाटर सिस्टम। रिमेनिंग हमारे पास अब्जॉर्प्शन का सिस्टम जो है वो सेम है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अमोनिया वाटर सिस्टम के बाद आता है वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम। लिथियम ब्रोमाइड वाटर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है दैट इज द वाटर, और जो एब्जॉर्बेंट है वो क्या है हमारे पास, लिथियम ब्रोमाइड। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि लिथियम ब्रोमाइड जो है उसकी क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है। जब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो जो रीजन है हमारे पास, मैं आपको कर्व इसकी शो करवाती हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। क्लास से स्क्रीन नजर आ रही है आप यस लोगों को? मैम। अच्छा, अब मैम। यहाँ पे देखें हमारे पास ये लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन है बाय मास एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर उसकी इंथैल्पी गिवन है। अब आप देखो 60% बाय मास के बाद क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे आपको ये क्रिस्टलाइजेशन लाइन नजर आना शुरू हो गई है बिल्कुल लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर। अब ये रीजन जो है राइट एंड बिलो दिस, इसके नीचे जो भी रीजन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 60% बाय मास के बाद लिथियम ब्रोमाइड क्या होना शुरू हो जाएगा, सोल्टिफाई होना शुरू हो जाएगा, सोल्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी लिथियम ब्रोमाइड की। अब यहाँ पे उसकी सोल्यूशन स्टेट जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो गई है। वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, सॉलिड में। अगर ये सॉलिड पार्टिकल जो हैं वहां पे आगे जनरेटर से वेपोरेटर के अंदर चले जाएंगे तो वो क्या कर देंगे, पाइपलाइंस को ब्लॉकेज कर देंगे, और ब्लॉकेज की वजह से वहां पे कूलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, उसके कहते हैं कि स्लश फॉर्म हो गया। स्लश बेसिकली स्लरी टाइप लिक्विड जो है वो फॉर्म हो गया, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी और लिक्विड पार्टिकल भी हैं, जो कि फर्दर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस वजह से हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड का एडवांटेज है। तो यहाँ पे हमें जब भी ऑपरेट करना पड़ता है तो इस सॉलिड लाइन से बिलो 60% से पहले पहले, इट मींस 50% बाय मास, इसीलिए हमने लिया था लिथियम ब्रोमाइड कि 50 के बाद लिथियम ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म। So this is the basic lithium bromide and the water ammonia system। ये आपके सामने सोलर हीटिंग एब्जॉर्प्शन चिलर लगे हुए हैं कि यहाँ पे सबसे पहले सोलर हीट कलेक्टर्स हैं। यहाँ से वो क्या करते हैं, आगे हमारे पास ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है जो कि आगे एक चिल्ड वाटर प्रोवाइड कर रहा है। चिल्ड वाटर जो है बेसिकली उसको हम यूज कर रहे हैं टू एयर कंडीशनिंग द होम और एनी इंडस्ट्री। सो ये हमारे पास एक एब्जॉर्प्शन चिलर आपके सामने उसने एग्जांपल दी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन साइकिल। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। क्लास का कोई क्वेश्चन